हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग कुछ ऐसा डिस्कस करने वाले हैं जिसमें स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा डाउट होता है। कहने का मतलब है कि आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे नेट जीआरएफ क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि नेट अलग होता है, जीआरएफ अलग होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो वो सब कुछ जानेंगे। और उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या एज लिमिट होगी, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आप किस तरीके से एग्जाम दे सकते हैं, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, क्या फ़ायदे होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, बहुत स्टूडेंट जानना चाहते हैं। तो ये सब कुछ आज की वीडियो में आपको जानने को मिलेगा, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। थोड़ी बहुत नॉइज हो सकती है क्योंकि सड़क पे गाड़ियाँ जा रही हैं, तो उसके लिए आप मैनेज कर लीजिएगा, लेकिन जो कंटेंट मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ एकदम टॉप क्लास होगी। इसीलिए चलो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष रेना यूट्यूब चैनल। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं नेट क्या होता है। नेट जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक तरीके से सर्टिफिकेट होता है। मान लो कि आप कोई एक कोर्स करते हो तो उसका सर्टिफिकेट आपको मिलता है ना, तो एक तरीके से प्रमाण पत्र होता है। नेट एक तरीके का एग्जाम होता है, ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होता है। अगर आप उसमें क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको उसके लिए एक सर्टिफिकेट मिलता है। नेट का जो एग्जाम होता है एनटीए कंडक्ट कराती है। तो चलिए नेट के बारे में हमने इतना जान लिया, अब हम लोग जान लेते हैं क्या एलिजिबिलिटी होती है, कौन स्टूडेंट नेट का एग्जाम दे सकते हैं। तो देखो गाइस, नेट का एग्जाम देने के लिए जरूरी है कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी कंप्लीट होनी चाहिए। कहने का मतलब है एमए, एमकॉम, एमएससी, ये सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन अगर आप फाइनल ईयर में हैं तब भी दोस्तों आप नेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप नेट का फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, उसके बाद नेट का एग्जाम दीजिए, और जब आपका आगे का जो प्रोसेस होगा उस समय तक अगर आपका पीजी का रिजल्ट आ जाता है तो उसमें अच्छी बात है। मार्क्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि कितने मार्क्स होने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में बात करने से पहले आपको समझना होगा कि नेट क्या होता है, जीआरएफ क्या होता है, क्या फर्क होता है। तो देखो, नेट का एग्जाम बेसिकली इसलिए होता है कि अगर आप नेट क्वालिफाई कर लिए तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे। कहने का मतलब है कि किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में आप दोस्तों टीचिंग कर सकते हो एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। अब यहाँ पे बात आती है कि नेट और जीआरएफ में क्या होता है। देखो, अगर नेट का एग्जाम अगर आर्ट्स स्टूडेंट और कॉमर्स स्टूडेंट देते हैं तो उसको नेट बोलते हैं, या फिर आप यूजीसी नेट बोल सकते हो। लेकिन अगर उसी नेट का एग्जाम अगर कोई साइंस स्टूडेंट देता है तो उसको सीएसआईआर बोलते हैं। एग्जाम एक ही होता है, एनटीए कंडक्ट कराती है। अगर आर्ट्स और कॉमर्स स्टूडेंट देते हैं तो उस एग्जाम को यूजीसी नेट बोल देते हैं, फिर सिंपल नेट बोलते हैं। अगर उसी एग्जाम को कोई साइंस स्टूडेंट देता है तो उसको सीएसआईआर बोलते हैं। ये तो क्लियर हो गया। अब बात आती है जीआरएफ की क्या होती है। तो देखो, जीआरएफ क्या, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखो जीआरएफ, मान लो कि आपने नेट का एग्जाम दिया, अगर आप टॉप के रैंक में आते हो, कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग के जो 4-5% स्टूडेंट होते हैं जो कि टॉप रैंकर्स होते हैं, उनको जीआरएफ की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। ये आपको नेट में भी होता है, सीएसआईआर में भी होता है। कहने का मतलब कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस स्टूडेंट तीनों के लिए कैटेगरी है। कहने का मतलब है कि ऊपर की जो क्रीम होती है, जो कि टॉप के स्टूडेंट होते हैं, उनको जीआरएफ की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। जीआरएफ कहने का मतलब कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर आपको नाम से क्लियर हो गया होगा कि इनको फेलोशिप मिलती है। कहने का मतलब है कि जो टॉप स्टूडेंट होते हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्कॉलरशिप मिलती है। ऐसे ही स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, उसके लिए भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि मान लेते कि आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, या फिर आपने सीएसआईआर क्वालिफाई कर लिया, और अगर आपकी अच्छी रैंक आती है तो आप जीआरएफ क्वालिफाइड कहलाओगे। देखो एकदम आसान भाषा में समझाता हूँ। देखो, मान लो कि एक मैं हूँ और 4 लोग और हैं, टोटल है 5 लोग। सभी ने नेट का एग्जाम दिया, 5 क्वालिफाई हो गए। जो 5 लोग हैं उनमें से जो 2 लोग हैं उनकी मेरिट बहुत हाई है। कहने का मतलब है कि उन्होंने बहुत अच्छी नंबर लाई है, तो वो जीआरएफ की कैटेगरी में आ जाएंगे। और बाकी के जो 3 लोग हैं वो नेट क्वालिफाई कहलाएंगे। जीआरएफ की कैटेगरी में आने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से फेलोशिप मिलती है। कहने का मतलब है कि अगर हम आसान भाषा में कहें तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन हाँ, स्कॉलरशिप तब मिलेगी अगर आप आगे पढ़ाई करते हो। कहने का मतलब है कि आगे अगर आप पीएचडी करते हो तो दोस्तों आपको हर महीने गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्कॉलरशिप आएगी। कितनी स्कॉलरशिप आएगी इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में और आगे जानेंगे। लेकिन हाँ, इसकी एक कंडीशन, क्या कंडीशन है। देखो, जब आपने जीआरएफ क्वालिफाई किया उसके अगले 3 साल तक आपको एडमिशन लेना होगा। अगर आपने 3 साल तक एडमिशन नहीं लिया तो दोस्तों उसके बाद आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। उसके बाद भी आप एडमिशन ले सकते हो, लेकिन जो आपने टॉप रैंक लाई थी, मेरिट में आपकी ऊपर नाम थी, उसका जो फायदा है, उसका जो फायदा आपको स्कॉलरशिप हर महीने मिलती है। अगर आप 3 साल बाद पीएचडी में एडमिशन लेते हो तो आपको वो फायदा नहीं मिलेगा।
आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। एक और चीज आपको यहाँ पे जाननी जरूरी है कि मान लो कि आपने जीआरएफ क्लियर कर लिया, उसके 3 साल बाद अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी का कोर्स करते हैं तो दोस्तों हर महीने आपको स्कॉलरशिप मिलेगी क्योंकि आपने जीआरएफ क्वालिफाई किया है। लेकिन शर्त यह है कि वो यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी का कोर्स करना चाहोगे तो दोस्तों आपको कुछ भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी प्राइवेट से करने पर। और इसका एक और बहुत बड़ा फायदा होता है कि मान लो कि इंडिया में जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है आप किसी से भी पीएचडी कर सकते हो, आपके ऊपर है। नॉर्मली आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, लेकिन जीआरएफ क्वालिफाई करने के बाद या फिर नेट भी क्वालिफाई करने के बाद सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको कोई एंट्रेंस वगैरह नहीं देना होता है। नॉर्मली वाइवा के बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाता है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अपने मनपसंद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आगे पीएचडी की पढ़ाई कर सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं एज लिमिट की क्या है। तो देखो एज लिमिट यहाँ पे थोड़ी सी समझने के लिए है। अगर हम नेट की बात कर लें तो नेट में कोई भी एज लिमिट नहीं है। अगर आप अपने बच्चे का क्लास 12 का एग्जाम दिलाने जा रहे हो, आपके मन में आ गया यार मुझे तो नेट क्वालिफाई करना, आप कर सकते हो। किसी भी तरीके का कोई भी एज लिमिट नहीं है। लेकिन जीआरएफ के लिए एज लिमिट है। जीआरएफ के लिए अगर आप जनरल में मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी एज लिमिट मैक्सिमम 30 ईयर्स है। और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, किसी भी कैटेगरी की फीमेल हो, उनका 35 ईयर्स है। और जितने भी रिजर्व कैटेगरी है सबका 35 ईयर्स है। और वहीं पे अगर आपने एलएलएम किया है तो दोस्तों आपको 3 साल की छूट मिलेगी। एक और चीज यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। मान लो कि आप जनरल के मेल कैंडिडेट हो और आपकी एज हो चुकी है 30, तो दोस्तों आप नेट का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन आपको जीआरएफ नहीं मिल पाएगा। कहने का मतलब है कि आप जीआरएफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी क्योंकि जीआरएफ की जो मैक्सिमम एज लिमिट है जनरल कैंडिडेट मेल के लिए वो 30 ईयर्स है। तो अगर आपकी 30 से ऊपर होगी तो आप नेट का एग्जाम दे सकते हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन सिर्फ फर्क ये होगा कि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी क्योंकि जीआरएफ के लिए जो एज लिमिट है उसे आपने क्रॉस कर लिया। अब मान लीजिए कि आपकी एज 29 साल है, आपने नेट एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक लाई, आपकी मेरिट लिस्ट में टॉप पर नाम है, तो दोस्तों एज 30 साल से कम है तो आपने जीआरएफ क्वालिफाई कर लिया है तो आपको हर महीने स्कॉलरशिप मिलेगी। बस ये फर्क होता है। आप तब भी पीएचडी कर सकते हैं 30 साल के बाद, आप तब भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, बस आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी क्योंकि जीआरएफ के लिए आपकी एज लिमिट कम हो गई होगी। आई होप कि मैं आपको जो भी बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूँ ताकि कोई भी स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देखे तो उसे कुछ भी ना पता हो तब भी वो सब कुछ समझ में आ जाए उसको। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होता है। तो देखो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पीजी में आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। और वहीं पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम आपके 50% मार्क्स पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए। ग्रेजुएशन की बात नहीं हो रही, 12th की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है पोस्ट ग्रेजुएशन की। अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं फीस के बारे में। वैसे तो फीस के बारे में आपको इजिली पता चल ही जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस 1000 रुपीज है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस है 500 रुपीज। और अगर आप SC ST से आते हैं तो आपकी फीस है 250 रुपये। ये एप्लीकेशन फीस है। नेट का एग्जाम देने के लिए जो आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करोगे उसकी फीस मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं बात कर लेता हूँ एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो देखो जो नेट का एग्जाम होता है ये साल में 2 बार होता है, एक बार जून में होता है और एक बार दिसंबर के महीने में होता है ये। और ये टेस्ट ऑनलाइन मोड में होता है। कहने का मतलब है CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और इसमें MCQ टाइप क्वेश्चन आता है। कहने का मतलब है कि एक क्वेश्चन रहेगा, उसके ऑप्शंस रहेंगे 4, जो भी सही है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। और इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। फर्स्ट पेपर में आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं और इसकी मार्किंग होती है 100। और सेकंड पेपर में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, इसकी मार्किंग होती है 200। कहने का मतलब है कि टोटल 300 नंबर का ये एग्जाम होता है। और जो फर्स्ट पेपर है और जो सेकंड पेपर ये एक ही दिन में होता है। इसमें आपको ऐसा नहीं कि फर्स्ट पेपर आज होगा तो दूसरे दिन आपका सेकंड पेपर होगा, ऐसा नहीं होगा। सेम डे में होगा और बैक टू बैक होगा, आपको बीच में गैप वगैरह नहीं मिलेगा। अभी के अकॉर्डिंग बाद में हो सकते हैं रूल चेंज हो जाए। जो पेपर 1 होता है ये सभी के लिए कॉमन होता है, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, उसके लिए सभी के लिए कॉमन होता है। लेकिन जो पेपर 2 होता है वो पर्टिकुलर उसी बैकग्राउंड से होता है जिससे आप बिलोंग करते हैं। कहने का मतलब कि आर्ट्स स्टूडेंट है तो उससे रिलेटेड होगा, साइंस है तो साइंस वालों के लिए होगा, अगर आप कॉमर्स से रिलेटेड हैं तो कॉमर्स वालों के लिए होगा। पेपर 2 में डिफरेंस होता है, लेकिन जो पेपर 1 होता है, पेपर फर्स्ट होता है, वो सबके लिए कॉमन होता है। सिलेबस के ऊपर अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए, इसके ऊपर मैं सिलेबस के बारे में और अच्छी तरीके से आपको समझा दूंगा। इसी वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी।
तो अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप जीआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो दोस्तों आपको उसका क्या बेनिफिट है, कितना पैसा आपको मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, कितनी फेलोशिप मिलती है। जीआरएफ जैसे कि मैंने आपको बताया जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ये टोटल आपको 5 साल के लिए मिलेगी। पीएचडी करने में आपको 5 साल लगते हैं, तो 5 साल के लिए आपको मिलेगी। जो पहले के 3 साल हैं ये जीआरएफ होता है, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और जो आखिरी के 2 साल है उसको एसआरएफ बोलते हैं। कहने का मतलब सीनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर हम पहले के शुरुआती के 3 साल की बात कर ले तो इसमें अप्रोक्स आपको 31,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग मिलता है। और वही बात के यानी कि 2 साल जो कि एसआरएफ बोला जाता है उसकी अगर हम लोग बात कर ले तो उसमें बेसिकली आपको 35,000 के अप्रोक्स मिलता है। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे टाइम के अकॉर्डिंग हो सकता है, लेकिन अभी के अनुसार यही चीज है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि नेट जीआरएफ के क्या फायदे हैं। देखो सबसे बड़ा फायदा तो ये है, नेट अगर आप क्वालिफाई करते हो, अगर आपको मेरिट लिस्ट में नाम नहीं भी आती है, लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं। दूसरा फायदा ये है कि अगर आप आगे पीएचडी करना चाहें तो दोस्तों आपको किसी भी तरीके का कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है। आपने नेट क्वालिफाई किया, वो सबसे बड़ा आपका एंट्रेंस एग्जाम कब का रिजल्ट है। आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट वाइवा के बेसिस पे दोस्तों आपको उसमें एडमिशन मिल जाएगा, आप वहां से अपनी पीएचडी कर सकते हैं। और यहीं पे बात आती है जीआरएफ के लिए, क्योंकि अगर आप पीएचडी करेंगे तो दोस्तों आपको उसमें कुछ कॉस्ट लगेगी, आपको अपने रिसर्च वगैरह बनाने के लिए, थीसिस कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं, तो उसमें आपको रिसर्च लगेगी और थोड़े बहुत उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी लगेगी। उसीलिए यहाँ पे रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जीआरएफ का, क्योंकि अगर आप जीआरएफ क्वालिफाई किए, कहने का मतलब है कि नेट एग्जाम में आपने बहुत अच्छी रैंक लाई है, टॉप की रैंक लाई है, तो आप जीआरएफ में शामिल हो जाएंगे तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से हर महीने 30,000 35,000 की स्कॉलरशिप आप मान के चल सकते हो। उससे आपको बहुत कुछ हेल्प मिल जाती है। सबसे बड़ा फायदा तो ये हो जाता है कि दोस्तों आपको टेंशन नहीं रहती कि यार कहाँ से पैसा आएगा, क्या करना पड़ेगा। आपको हर महीने उतना आना ही है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और एक और चीज है कि अगर आप पीएचडी कंप्लीट कर लेते तो दोस्तों आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को कभी कभी डाउट हो जाते हैं कि यार ये तो डॉक्टर नहीं है, इनके नाम के आगे डॉक्टर क्यों लगा है। ये चीज मुझे भी डाउट होती थी पहले। तो उन लोगों के नाम के आगे डॉक्टर लग जाते हैं जो कि पीएचडी किए होते हैं, जरूर नहीं कि वो डॉक्टर हो ही। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ जानने को जरूर मिला होगा और आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। बस जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप किस बैकग्राउंड से, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से है, साइंस से हैं, इसको कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा पसंद आई है तो इसको व्हाट्सएप पे जरूर से शेयर कर दीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।